नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज, सॉजन्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PGJMC, हिंदी, MJM 020 पत्रकारिता और जन संचार का परिचय, खंड संचार का परिचय, इकाई संचार अवधारणा और प्रक्रिया। 1.0 प्रस्तावना। संचार वास्तव में क्या है? यह शब्द लैटिन शब्द कम्युनिस से लिया गया है, जिसका अर्थ है समान बनाना, टू मेक कॉमन। संचार के तहत सबसे सरल स्तर पर यह समझना शामिल है कि कोई व्यक्ति क्या बताता है और इसका मतलब है, और बदले में किसी और को यह समझाता है कि आपका क्या मतलब है। हालांकि संचार के लिए कुछ बुनियादी समझ का होना महत्वपूर्ण है, जो केवल तभी संभव है जब दो लोग समान स्तर पर उस विषय के बारे में महसूस करते हैं और सोचते हैं। दो लोगों के बीच जितनी अधिक समानता का स्तर होता है, उनका संचार उतना ही बेहतर होता है। संचार की भाषा में जो व्यक्ति संदेश भेजता है या संचार करता है, उसे प्रेषक स्रोत, सेंडर कहा जाता है, और जो इसे प्राप्त करता है, उसे प्राप्तकर्ता, रिसीवर कहा जाता है। एक प्रसिद्ध मीडिया विशेषज्ञ डेनिस मैकवेल ने अपनी पुस्तक मास कम्युनिकेशन थ्योरी में संचार को परिभाषित किया। वह प्रक्रिया जो समानता बढ़ाती है, जिसके लिए समानता के तत्वों का भी होना आवश्यक है। कई सामाजिक वैज्ञानिकों ने विभिन्न दृष्टिकोणों से संचार को परिभाषित करने का प्रयास किया है। एक प्रसिद्ध संचार विज्ञानी हेरोल्ड लासवेल 1948 ने संचार को कुछ इस रूप में परिभाषित और वर्णित किया। कौन क्या कहता है, किस चैनल से किसको किस प्रभाव के साथ? चैनल यहाँ संचार का माध्यम है, जो भाषा या पुस्तक या फिर रेडियो, टेलीविजन या समाचार पत्र हो सकता है। प्रभाव आम समझ है कि संचार का उद्देश्य निर्माण करना है। संचार के लिए परिचय जॉन सी मेरिल और राल्फ एल लोवेनस्टीन के अनुसार संचार है मन का मिलन, प्रतिभागियों के दिमाग में प्रतीकों के एक सामान्य स्तर को लाना। संक्षेप में, एक समझ। 1.1 सीखने के परिणाम। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप इन पहलुओं को समझ सकेंगे। संचार, इसकी प्रक्रिया और आवश्यकता का विश्लेषण। संचार के रूपों और प्रभावी संचार का वर्णन। संचार मीडिया का विकास, पारंपरिक और नए मीडिया के बीच अंतर, और सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी में मीडिया की भूमिका। 1.2 संचार की आवश्यकता। संचार सभी जीवित प्राणियों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना भोजन और आश्रय, और सभी जीवित प्राणी हमेशा अपने समुदाय के साथ संवाद करते हैं, चाहे वह पक्षियों की शाम को अपने घरों में लौटने की चहचहाहट हो या किसी गैर सदस्य के अपने क्षेत्र में प्रवेश, विरोध में कुत्तों का भौंकना, या फिर मधुमक्खियों का नृत्य अन्य सदस्यों को व्यक्त करने के लिए जहां अमृत पाया जा सकता है। मनुष्यों के लिए भी यह एक प्राकृतिक और सामाजिक आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कोई भी सामान्य इंसान एकांत में बहुत समय तक नहीं रह सकता, चाहे वह किसी उम्र, लिंग और रुचि का हो। 1.2.1 संचार प्रक्रिया। संचार अर्थ के निर्माण की ओर जाता है, जो प्रतिभागियों के बीच एक निरंतर, चक्रीय प्रक्रिया के रूप में साझा किया जाता है। प्रेषक अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर प्राप्तकर्ता के साथ ज्ञान या सूचना साझा करता है। प्रेषक उन अनुभवों के आधार पर जो समझता है, वह उसे आगे प्राप्तकर्ता को बताता है। इस प्रकार संचार के लिए एक कार्यात्मक परिभाषा हो सकती है: दो या दो से अधिक प्रतिभागियों के बीच अनुभवों को साझा करने की एक चक्रीय प्रक्रिया। यह संचार की प्रक्रिया है। संचार की प्रक्रिया में 4 बुनियादी तत्व शामिल हैं: प्रेषक S, संदेश M, चैनल C, और रिसीवर R, जिसे संचार का SMCR मॉडल भी कहा जाता है। चित्र 1.1 इंगित करता है कि चक्रीय प्रक्रिया में होने वाला संचार किस प्रकार होता है।
चैनल, भाषा, मास मीडिया, इशारों, संचार प्रक्रम, प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया, डिकोडिंग, व्याख्या, एनकोडिंग, रिसीवर, प्रेषक, सेंडर, एक संदेश भेजकर संचार शुरू करता है और प्राप्तकर्ता, रिसीवर या ऑडियंस, वह है जो इसे प्राप्त करता है। संदेश वास्तविक सामग्री है जिसे प्रेषक व्यक्त करना चाहता है और चैनल उस संदेश को व्यक्त करने का माध्यम है। चैनल, संदेश देने का माध्यम, मास मीडिया, भाषा, इशारों, शरीर की भाषा, संकेत और प्रतीक हो सकते हैं। जब प्रेषक प्राप्तकर्ता को कुछ चैनल के माध्यम से एक संदेश भेजता है, तो प्राप्तकर्ता उस संदेश को अपने मस्तिष्क में डिकोड करता है, उससे अर्थ बनाता है, व्याख्या, और फिर अपने दिमाग में उस संदेश की प्रतिक्रिया को एनकोड करता है और इसे प्रेषक को वापस भेजता है। वापस भेजने की इस प्रक्रिया को प्रतिक्रिया, फीडबैक, कहा जाता है, जो संचार की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण घटक है। प्रतिक्रिया इंगित करती है कि क्या समझा गया है। क्या यह स्रोत प्रेषक के मतलब के अनुसार है या फिर यह स्रोत की समझ से अलग है। प्रतिक्रिया प्राप्त करते समय प्रेषक प्राप्तकर्ता बन जाता है और प्राप्तकर्ता प्रेषक बन जाता है। 1.2 दो प्रभावी संचार। एक संचार को प्रभावी माना जाता है यदि यह वांछित परिणाम उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई राजनीतिक नेता अपने भाषण के माध्यम से मतदाताओं को अपने लिए वोट डालने के लिए प्रेरित करने में सक्षम है, तो उसके संचार को प्रभावी कहा जा सकता है। वैकल्पिक रूप से, एक बच्चा अपने माता-पिता या शिक्षकों की चेतावनी या निर्देशों को गंभीरता से लेता है, लेकिन किसी अजनबी की बात नहीं सुनता है। यहाँ उसके माता-पिता का उसके प्रति संचार प्रभावी है, लेकिन अजनबी का नहीं है। दोनों उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि यह स्रोत और प्राप्तकर्ता के बीच का संबंध है जो संचार करता है, और यह तय करता है कि प्राप्तकर्ता अर्थ की व्याख्या कैसे करेगा। स्रोत को लेकर प्राप्तकर्ता की धारणा या उनके रिश्ते में मौजूद विश्वास महत्वपूर्ण कारक है, जो यह तय करता है कि प्राप्तकर्ता स्रोत के संदेश का कितना सकारात्मक जवाब देगा। किसी भी संचार को प्रभावी कहा जाता है यदि प्राप्तकर्ता द्वारा व्याख्या किए गए संदेश का अर्थ प्रेषक द्वारा वांछित अर्थ के समान है। संदेश की प्रभावशीलता इस बात से स्पष्ट होगी कि प्राप्तकर्ता में कोई वांछित व्यवहार परिवर्तन किस हद तक लाया जाता है। इसे प्रतिक्रिया के रूप में भी जाना जाता है, जो शब्दों और या कार्यों में हो सकता है। प्राप्तकर्ता से उत्पन्न संचार संदेश को प्रतिक्रिया के रूप में जाना जाता है। प्रतिक्रिया सकारात्मक, नकारात्मक या तटस्थ हो सकती है। जब कोई कर्मचारी बार बार सूचना देने के बावजूद कार्यालय में देर से आना जारी रखता है, तो यह एक नकारात्मक प्रतिक्रिया है, क्योंकि संचार से कर्मचारी पर वांछित प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। जब कोई छात्र एक शिक्षक की असाइनमेंट की समय सीमा को पूरा करने के लिए सभी प्रयास करता है, तो यह एक सकारात्मक प्रतिक्रिया है, क्योंकि यह शिक्षक के प्रति छात्र की उच्च सम्मान का परिणाम है और यह शिक्षक के प्रभावी संचार को दर्शाता है। जब कोई मतदाता अपने वोट के अधिकार का प्रयोग नहीं करता है, तो किसी राजनीतिक नेता के पक्ष में या उसके खिलाफ मतदान करना तो छोड़ दे, तो इसे तटस्थ प्रतिक्रिया कहा जाता है, क्योंकि संचार का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 1.2.3 संचार के लिए बाधाएं। संचार के लिए कुछ बाधाएं हैं जो इसकी प्रभावशीलता में अड़चन डाल सकती हैं। ये विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। प्राप्तकर्ता के साथ गलत असुविधाजनक समय पर संचार करना। संचारित संदेश का विकृत होना, यानी शोर के कारण संदेश के अर्थ में परिवर्तन। शोर एक बाधा है जो प्रेषक द्वारा संचारित संदेश के अर्थ में परिवर्तन कर देता है। सूचना अधिभार, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, एक और बाधा है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पास एक सीमित ध्यान अवधि होती है, जिसके दौरान वह संचार संदेशों के लिए ग्रहणशील होता है। तकनीकी बाधाओं के अलावा संचार के लिए भाषा और मनोवैज्ञानिक बाधाएं भी हैं। भाषा की बाधाएं दो प्रकार की हो सकती हैं। शब्दावली,
कठिन शब्दों का उपयोग जो प्राप्तकर्ता को समझ में नहीं आ सकता है। शब्दार्थ सीमेंटिक्स, जब संदेश का अर्थ दर्शकों के लिए स्पष्ट नहीं होता है या दर्शक जो समझते हैं वह स्रोत के मतलब से अलग है। मनोवैज्ञानिक बाधाओं में ये कारक शामिल हो सकते हैं। शोर, कभी कभी जब कक्षा में छात्र उस शाम होने वाले भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच के बारे में सोच रहा होता है, तो शिक्षक जो बात कर रहा है वह उसके लिए शोर हो सकता है। वैकल्पिक रूप से रेडियो चैनल की आवृत्ति में कोई भी गड़बड़ी शोर पैदा कर सकती है और दर्शक यह सुनने में सक्षम नहीं हो सकते हैं कि क्या प्रसारित किया जा रहा है। धारणा अंतर निर्धारित करती है। एक समय अवधि के साथ व्यक्ति एक संदेश को समझने के लिए निश्चित तरीके से एक निश्चित प्रवृत्ति का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोगों का मानना है कि किसी निश्चित उत्पाद के बारे में विज्ञापन में जो दावा किया जाता है वह उनके अनुभव के आधार पर सकारात्मक हो सकते हैं। इसके विपरीत ऐसे अन्य लोग भी हो सकते हैं जो इस तरह के संदेशों पर विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि उस उत्पाद सेवा को लेकर उनके अनुभव संतोषजनक नहीं हो सकते। इस प्रवृत्ति को धारणा सेट, परसेप्शन सेट कहा जाता है। अनुभवों में अंतर, मूल्य प्रणालियों, विश्वासों और व्यक्तियों की सामाजिक वास्तविकताओं के कारण धारणा सेट में अंतर हमेशा मौजूद रहेगा। इसका मतलब एक संदेश का सभी व्यक्तियों पर समान प्रभाव नहीं हो सकता है। विश्वास की कमी और ईर्ष्या, ये भी ऐसे कारण हो सकते हैं जो दर्शकों पर एक संदेश के वांछित प्रभाव को प्रभावित कर सकते हैं। सूचना फिल्टरिंग, इंफॉर्मेशन फिल्टरिंग, प्राप्तकर्ता, रिसीवर में केवल उन संदेशों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है जो उन्हें लगता है कि वे उनके लिए रुचि के अनुकूल हैं या उन धारणाओं और विश्वासों को मजबूत करते हैं जो उनके पास पहले से ही हैं। वे इस तरह की जानकारी को फिल्टर करते हैं और छोड़ देते हैं जिससे मनोवैज्ञानिक बाधा पैदा हो। 1.3 संचार के रूप, हमने यह जाना कि संचार क्या है और इसे कैसे प्रभावी बनाया जाता है और इसकी प्रभावी क्षमता कैसे कम होती है। इसके साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि संचार प्रक्रिया को समझने के लिए इसके विभिन्न रूपों को जानना जरूरी है। हालांकि हम अपने दैनिक जीवन में इनके प्रत्येक रूप से रूबरू हैं, फिर भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। संचार विद्वान इस बात से सहमत हैं कि संचार के 4 मूल रूप हैं। अंतःवैयक्तिक संचार, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, यह उस तरह का संचार है जिसमें केवल एक प्रतिभागी होता है जो प्रेषक के साथ साथ प्राप्तकर्ता, रिसीवर भी होता है। इसे अंत संचार या आत्मनिरीक्षण के रूप में भी जाना जाता है। करना इसके लिए एक अच्छा उदाहरण है। खुद से बात। अंतर्वैयक्तिक संचार, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यह संचार दो प्रतिभागियों के बीच होता है और संदेशों का आदान प्रदान औपचारिक या अनौपचारिक हो सकता है। यह संचार का सबसे आदर्श प्रकार है क्योंकि प्रेषक तुरंत प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकता है। यह 1-to-1 संचार है जिसमें प्रेषक प्राप्तकर्ता, रिसीवर के शरीर की भाषा, इशारों, मुद्राओं, चेहरे के भाव आदि का भी अध्ययन कर सकता है। यह प्राप्तकर्ता के संदेश का जो मतलब है, क्या कहा गया है और इसका क्या मतलब निकाला गया है, उसका पर्याप्त आइडिया देता है। इस संचार के दौरान दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करना और राजी करना भी आसान है। साथ ही भावनात्मक रूप से प्रेरित करने, प्रोत्साहित करने और समन्वय स्थापित करने की अधिक गुंजाइश है। इसे युग्मक संचार, डायडिक कम्युनिकेशन के रूप में भी जाना जाता है। समूह संचार, यह अंतर्वैयक्तिक संचार का एक विस्तार है और संदेश के आदान प्रदान में 2 से अधिक लोग शामिल होते हैं, जहां प्रतिभागियों को आम हितों, कॉमन इंटरेस्ट के विषयों पर खुद को व्यक्त करने का मौका मिलता है। यह संचार सामूहिक निर्णय लेने और आत्माभिव्यक्ति जैसे कई लक्ष्यों को पूरा करता है और रिसीवर के साथ सीधे बातचीत करने का अवसर देता है। इस तरह के संचार का एक सामान्य पहलू यह है
कि यह एक नेता के उद्भव को देखता है जो समूह के भीतर संचार का समन्वय करता है। जनसंचार, यह वह संचार है जो एक यांत्रिक उपकरण की मदद से होता है जो संदेशों को बहुगुणित करता है और इसे एक साथ भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में दर्शकों, ऑडियंस तक ले जाता है। इस तरह के संचार में समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट जैसे मास मीडिया के उपयोग की आवश्यकता होती है। स्रोत और प्राप्तकर्ता, रिसीवर, शारीरिक रूप से समय और स्थान में अलग हो जाते हैं। दर्शक, ऑडियंस, अनाम और विषम हैं। जनसंचार में प्रतिक्रिया धीमी, कमजोर और विलंबित है। संचार के विभिन्न रूप विभिन्न संचार संदर्भों में प्रभावी हैं। जनसंचार की व्यापक पहुंच है, लेकिन सबसे प्रभावी अंतर वैयक्तिक संचार है। उदाहरण के लिए, आम जनता को एक नए उत्पाद के बारे में जागरूक करने के लिए विज्ञापन और प्रचार सबसे अच्छे तरीके हैं, जिनके लिए मास मीडिया का उपयोग अनिवार्य है। दूसरी ओर, धूम्रपान छोड़ने जैसे किसी व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन के लिए उसे व्यक्तिगत रूप से सलाह देना अधिक फलदायी है, यानी अंतर व्यक्तिगत संचार अधिक प्रभावी होगा। 4. संचार माध्यमों का विकास। जब समाज में संचार और संचार चैनल कम हुआ करते थे, तो लोग समानता के आधार पर रहते थे क्योंकि लोगों के बीच कोई पदानुक्रम नहीं था। बाद में, जो लोग संचार के चैनलों को नियंत्रित करते गए, वे मजबूत से उभरे, जबकि अन्य कमजोर रहे। बदलते समय और प्रौद्योगिकी के साथ, संचार मीडिया विकसित हुआ जिसने लोगों को मीडिया के मजबूत प्रभाव का एहसास कराया। शुरुआती दौर में, एक पुरुष के साथ महिलाओं की संख्या के आधार पर समाज में उसकी मजबूत स्थिति निर्धारित की जाती थी। बाद में, मवेशियों की संख्या और फिर भूमि के आधार पर इसका निर्धारण किया जाने लगा। आर्थिक विकास के आधार पर सामाजिक विकास के इन चरणों की पहचान इस प्रकार की जाती है। पूर्व कृषि समाज, प्री एग्रीकल्चरल सोसाइटी, ऐसे छोटे समुदाय जो ज्यादातर जाने वाले शब्दों के साथ संचार के साधन के रूप में मौजूद थे और इसमें शिकारी और खाद्य संग्राहक शामिल थे। कृषि समाज, एग्रीकल्चरल सोसाइटी, लोगों ने अपना जीवनयापन करने के लिए कृषि का अभ्यास किया, लेखन अस्तित्व में आया। ये एक जटिल सामाजिक संरचना के साथ अधिक विकसित समाज थे, लेकिन आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी अनपढ़ था। औद्योगिक समाज, इंडस्ट्रियल सोसाइटी। 1455 की शुरुआत में गुटेनबर्ग की बाइबल के प्रकाशन के साथ मशीन युग की शुरुआत हुई। इसने पुस्तक मुद्रण की गति में काफी सुधार किया जो पहले चल धातु प्रकार के उपयोग से हाथ से किया जाता था। बड़े पैमाने पर उत्पादन मंत्र बन गया और औद्योगिक उत्पादन शहरों में केंद्रित होने लगा, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में लोगों का भारी पलायन हुआ। इन उद्योगों में रोजगार खेती से अधिक महत्वपूर्ण हो गया। सूचना समाज, इंफॉर्मेशन सोसाइटी। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में सूचना समाजों का उद्भव देखा गया। इस सदी के अंत तक दुनिया की अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं इसी दिशा में चली गई, जिसके कारण मीडिया पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया था। उस दौर का एक महत्वपूर्ण आविष्कार कंप्यूटर था जो निर्माण, प्रसंस्करण और वितरण को संभालने के लिए मुख्य उपकरण बन गया। आज सूचना ही शक्ति है। जिनके पास जानकारी के बेहतर स्रोत हैं, वे समाज में अधिक संसाधनपूर्ण और मजबूत हैं। वे ओपिनियन लीडर हैं और इन्हें सुना जाता है, जबकि दूसरों के पास इस तरह का नियंत्रण नहीं है। सूचना समाज ने विभिन्न पारंपरिक मीडिया रूपों को एक साथ विलय करते हुए भी देखा है, जिससे यह सस्ता, अधिक सुलभ और तेजी से उभरा है। पारंपरिक मीडिया की विभिन्न संचार प्रौद्योगिकियां एक कंप्यूटर के जरिए डिजिटल मीडिया का रूप ले चुकी हैं। पहले की प्रौद्योगिकियां एनालॉगस या लीनियर थीं, जबकि डिजिटल प्रौद्योगिकी को किसी भी प्रारूप में संग्रहित और उपयोग किया जा सकता था और इसका उपयोग करना आसान था। एक से अधिक पारंपरिक मीडिया प्रौद्योगिकी का बेहतर आउटपुट देने के लिए इन प्रौद्योगिकियों के विलय की इस प्रक्रिया को
अभिसरण कन्वर्जेंस कहा जाता है। उदाहरण के लिए, एक मोबाइल फोन के साथ साथ एक कंप्यूटर के उद्देश्य को पूरा करता है, क्योंकि उस पर ईमेल के साथ साथ इंटरनेट ब्राउज किया जा सकता है। इसके अलावा एक कंप्यूटर टेलीविजन के रूप में कार्य करता है, क्योंकि उस पर चैनलों को देखा जा सकता है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के विकास ने डीवीडी प्लेयर को पुराना बना दिया है। इन सभी उदाहरणों से पता चलता है कि कैसे एक से अधिक तकनीकों का आउटपुट अधिक कॉम्पैक्ट और सस्ती तकनीक से किया जा सकता है। इसके अलावा ये प्रौद्योगिकियां इंटरैक्टिव हैं, जो प्रतिक्रिया को संचार की एक समावेशी प्रक्रिया बनाती हैं। यह संदेश के सुधार को सक्षम बनाता है। साइबर नेटवर्क के माध्यम से सूचना के इस तेजी से आदान प्रदान ने संचार उद्देश्य की परवाह किए बिना इंफॉर्मेशन सुपरहाईवे शब्द को गढ़ने के लिए प्रेरित किया है, जो सोशल नेटवर्किंग, ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस या पेशेवर संचार हो सकता है। 20वीं सदी की तकनीक पर चर्चा करने से पहले, आइए हम पारंपरिक मीडिया की विशेषताओं के बारे में जानें, जो लंबे समय तक संचार मीडिया परिदृश्य में हावी रहे हैं, और नया मीडिया जो हाल के वर्षों में उभरा है। समाचार पत्रों। समाचार पत्रों की शुरुआत 1620 के दशक से मानी जाती है, जब इंग्लैंड और हॉलैंड में अनियमित आवधिकता के साथ न्यूज शीट लंबे समय तक प्रकाशित होते रहे। इन्हें कोरांटोस कहा जाता था। 1640 के दशक के आसपास इंग्लैंड में ड्यूर्नल का प्रकाशन किया जाने लगा, जिसमें घरेलू घटनाओं का दैनिक रूप से प्रकाशन होता था। कोरांटोस और ड्यूर्नल पूर्वज के रूप में आज के समाचार पत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्तमान में हमारे पास समाचार पत्र के दो प्रारूप फॉर्मेट हैं। ब्रॉडशीट, उदाहरण के लिए द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, और टैब्लॉयड, उदाहरण के लिए मेल टुडे और मिंट। ब्रॉडशीट वे मॉर्निंगर्स, सुबह के समाचार पत्र हैं, जो हार्ड न्यूज और ओपिनियन प्रकाशित करते हैं, जबकि टैब्लॉयड अधिकांश इवनिंगर्स, शाम के समाचार पत्र हैं, जो मुख्य रूप से समाचार पत्रिका या फीचर समाचार पत्र होते हैं। ब्रॉडशीट ताज़ा समाचारों के साथ आते हैं, जबकि टैब्लॉयड उन समाचारों पर विस्तृत रिपोर्ट, आर्टिकल और फीचर पेश करता है। समाचार पत्रों का लाभ यह है कि वे सस्ते होते हैं और केवल आबादी के साक्षर वर्ग तक पहुंच सकते हैं। पिछले 6-7 वर्षों में भारतीय समाचार पत्रों में कई प्रयोग किए गए हैं, जो मुख्य रूप से इनके साइज, कंटेंट और प्रेजेंटेशन को लेकर है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाठकों तक अपनी पहुंच बना सके। इनोवेशन के जरिए समाचार पत्रों को बाजार में उत्पाद के रूप में स्थापित किया जा रहा है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि पश्चिमी देशों में समाचार पत्रों का सर्कुलेशन लगातार गिर रहा है और यह मरणासन्न स्थिति में है, जबकि भारत में इसके विपरीत समाचार पत्रों का सर्कुलेशन लगातार बढ़ा है। पत्रिकाएं। सबसे शुरुआती पत्रिका 1730 के दशक में इंग्लैंड में प्रकाशित हुई थी। हालांकि वे मुख्य रूप से राजनीति पर ध्यान केंद्रित करते थे। फिर पत्रिकाओं में विविध प्रकार की सामग्री प्रकाशित करने का चलन बढ़ा। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में साक्षरता में वृद्धि के कारण पत्रिकाओं की लोकप्रियता का प्रसार हुआ। औद्योगिकरण के उस युग में अधिक से अधिक व्यवसाय अपने विज्ञापनों और प्रचार संदेशों को आगे बढ़ाने के लिए पत्रिकाओं को एक मंच के रूप में चाहते थे। आज पत्रिकाओं को आमतौर पर सामान्य रुचि और विशेष रुचि पत्रिकाओं में वर्गीकृत किया जाता है। पहली श्रेणी उन पत्रिकाओं की है जो व्यापक जनता, उदाहरण के लिए इंडिया टुडे, आउटलुक, को पूरा करने के लिए कई विषयों को कवर करती हैं, और दूसरी श्रेणी वह है जो विशेष दर्शकों, उदाहरण के लिए बेहतर फोटोग्राफी, नेशनल ज्योग्राफिक और बिजनेस वर्ल्ड, को पूरा करती है। अधिकांश समाचार पत्र समूह उन पत्रिकाओं के मालिक हैं जो आमतौर पर न्यूज स्टैंड पर देखते हैं। कारण यह है कि जब विज्ञापन प्रवाह बढ़ता है, तो समाचार पत्र की प्रकाशन क्षमता भी बढ़ जाती है।
रेडियो का आविष्कार पहली बार 1890 के दशक में मार्कोनी नामक एक इतालवी द्वारा किया गया था। उन्हें रेडियो का पिता कहा जाता है। प्रसारण या भौगोलिक रूप से अलग दर्शकों को आवाज और संगीत प्रसारित करना टेलीफोन के माध्यम से ही शुरू हुआ था, जिसका आविष्कार रेडियो के आगमन से पहले अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किया गया था। यही वह समय था जब रेडियो एक लोकप्रिय माध्यम बन गया। भारत में प्रसारण प्रसारित करने के लिए पहला लाइसेंस फरवरी 1922 में दिया गया था, जबकि ऑल इंडिया रेडियो (AIR) का गठन जून 1936 में किया गया था। रेडियो के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण समय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान था, जब जनता को संबोधित करने का यह माध्यम बेहद महत्वपूर्ण हो गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जर्मनी में नाजियों ने इसका इस्तेमाल प्रचार के लिए और जर्मन संगीत बजाकर किया था। एक धारणा बनाता था कि उन्होंने उन क्षेत्रों को जीत लिया है जहां संगीत बजाया गया था, वे अपने प्रतिद्वंद्वी बलों के मनोबल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एफएम प्रसारण पहली बार 1977 में चेन्नई, फिर मद्रास और 1992 में जालंधर, पंजाब में शुरू हुआ था। 1993 में निजी क्षेत्र के आगमन ने रेडियो का परिदृश्य बदल कर रख दिया। आज रेडियो का दृष्टिकोण प्रकृति में अधिक स्थानीय है, यातायात अपडेट देने से लेकर लोकप्रिय संगीत खेलने तक। इस माध्यम का लाभ यह है कि यह मोबाइल है, पढ़ने की क्षमता की आवश्यकता नहीं है और माध्यम पर एकमात्र ध्यान देने की मांग किए बिना आनंद लिया जा सकता है, टेलीविजन के विपरीत। इन दिनों सामुदायिक रेडियो का उद्भव बड़ी संख्या में देखा जाता है, जो एक विशेष दर्शकों के लिए अधिक विशिष्ट कार्यक्रम बनाता है। टेलीविजन ने पहली बार 1920 और 1930 के दशक में विकसित होना शुरू किया। प्रिंटिंग प्रेस के बाद टेलीविजन को सबसे महत्वपूर्ण संचार आविष्कार माना जाता है। 1940 के दशक के अंत और 1950 के दशक की शुरुआत में टेलीविजन अधिकांश विकसित देशों के जीवन का एक हिस्सा बन गया था। भारत में टेलीविजन को 1959 में विकास लाने के उद्देश्य से पेश किया गया था। 1970 तक टीवी पर सामग्री में कृषि दर्शन सहित समाचार, सूचना और मनोरंजन कार्यक्रम शामिल थे, जो जनवरी 1967 में 80 गांवों के किसानों के लिए शुरू हुए थे। विज्ञापनों को पहली बार जनवरी 1976 में प्रसारित किया गया था। आज भारत में टेलीविजन चैनलों की संख्या उस समय से अधिक है, जो सप्ताह में एक बार भी उन्हें देखने में खर्च कर सकता है। टीआरपी, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स के लिए दौड़, जो एक टीवी शो या चैनल की लोकप्रियता का फैसला करती है, काफी महत्व रखता है, क्योंकि विज्ञापन सीधे चैनल के राजस्व को प्रभावित करता है। वास्तव में टेलीविजन चैनलों को अपने निहित स्वार्थों के लिए नैतिकता या एजेंडे पर समझौता करने में कोई आपत्ति नहीं है। 24 घंटे के समाचार चैनल एक वास्तविकता बन गए हैं, जिसमें इस बात की कोई पवित्रता नहीं है कि समाचार को क्या कहा जाना चाहिए। वास्तव में टेलीविजन वास्तविकता बनाता है, जो कभी-कभी वास्तविक नहीं हो सकता है। सिनेमा का सबसे पुराना स्वरूप किसी भी ध्वनि, स्टोरी लाइन या प्लॉट के बिना एक मोशन में वास्तविक घटना के शॉट्स का चित्रण था, जो 1896 में पहली बार अस्तित्व में आया। भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र को माना जाता है। इसका मूक फिल्म का निर्माण 1913 में भारतीय सिनेमा के अग्रदूतों में से एक दादा साहेब फाल्के द्वारा किया गया था। भारत में पहली टॉकी फिल्म जो बात कर सकती थी 1931 में बनी आलम आरा थी। आने वाले वर्षों में क्षेत्रीय सिनेमा भी फला फूला। समकालीन फिल्में न केवल प्रेम प्रसंग पर, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मुद्दों पर भी केंद्रित है। सिनेमा का समाज के साथ गहरा रिश्ता है।
यह दर्शकों के मनोविज्ञान पर प्रभाव डालती है। हालांकि दर्शकों की स्वीकार्यता की डिग्री पिछले 4 से 5 वर्षों में उनकी प्रयोगात्मक प्रकृति और कम निवेश को देखते हुए एक फिल्म से दूसरी फिल्म में भिन्न रही है। रोमांस, कॉमेडी और वास्तविक जीवन की स्थितियों का चित्रण ज्यादातर समय दर्शकों के साथ क्लिक करता है, जबकि हॉरर फिल्मों को बहुत कम स्वीकार किया जाता है। भारत में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड उन मामलों को देखता है जो बड़ी जनता के पास जा सकते हैं और क्या उनकी संवेदनशीलता को परेशान कर सकता है। एक निश्चित आचार संहिता के बाद वे या तो किसी फिल्म में आपत्तिजनक दृश्यों की अनुमति देते हैं या सेंसर करते हैं। इसके अलावा, इस आधार पर कि क्या वे समाज के अधिक प्रभावशाली वर्ग के दिमाग को प्रभावित कर सकते हैं, फिल्मों को यू या सार्वभौमिक सभी आयु समूहों के लिए और ए या वयस्क केवल 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए के रूप में प्रमाणित किया जाता है। लोक मीडिया। यह माध्यम प्राचीन काल से हमारे समाज में जीवित रहा है और इसका उपयोग राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक संदेश देने के लिए किया जाता रहा है। इस तरह के माध्यम का लाभ यह है कि यह व्यक्तिगत है, एक ही समुदाय के सदस्य इसे निष्पादित करते हैं और इसका उपयोग किया जाता है जहां दर्शक इसे पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, जो संचार को प्रभावी बनाता है। यह लोगों के सभी आयु समूहों से संबंधित है और सस्ती है। मुख्य रूप से ग्रामीण भारत तक ही सीमित, यह देश के हर हिस्से में विशेष है। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र में तमाशा और पावला, कर्नाटक में यक्षगान, बंगाल में जात्रा, गुजरात में भवई और भारत के उत्तरी राज्यों में नौटंकी, रामलीला और रासलीला। वे कभी-कभी अपने संदेशों में व्यंग्यात्मक या तेज हो सकते हैं, लेकिन संचार के कुशल उपकरण हैं। कई गैर-सरकारी संगठन भी इन रूपों का उपयोग करते हैं, यह देखते हुए कि यह कितना शक्तिशाली माध्यम है। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी निकाय भी स्वास्थ्य या कृषि या किसी अन्य विकास के मुद्दे से संबंधित संदेशों को पारित करने के लिए लोक माध्यम का उपयोग करते हैं, जो पारंपरिक लोक गीतों, नृत्यों और पौराणिक कहानियों में चतुराई से आत्मसात किए जाते हैं। यही वह है जो इसे विकास में किए जाते हैं। वही वह है जो इसे विक संचार का एक शक्तिशाली उपकरण बनाता है। अब तक हमने पारंपरिक मीडिया पर चर्चा की, नया मीडिया इंटरनेट है। आइए देखें कि इसने दुनिया में कैसे क्रांति ला दी है। इंटरनेट, पहला कैलकुलेटर, अबेकस, कंप्यूटर का पूर्ववर्ती था जिसका उपयोग पहली बार मिस्र के लोगों द्वारा 460 बी.सी. में किया गया था। कुछ विद्वानों ने चीनी अबेकस के बारे में भी उल्लेख किया है। चार्ल्स बेबेज, एक अंग्रेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, जिन्होंने पहली बार एक कंप्यूटर डिजाइन का उत्पादन किया था, जो संग्रहित स्मृति के आधार पर गणना कर सकता था। इंटरनेट, जैसा कि हम आज जानते हैं, कि अधिकांश संचार उपकरणों और प्रौद्योगिकियों को बदलने और विलय करने के लिए तेजी से विकसित किया गया है। आज वे शैक्षिक संस्थानों, वाणिज्यिक और व्यावसायिक संगठनों, सरकारी विभागों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और रक्षा क्षेत्र में उपयोग किए जाते हैं। लेकिन ये प्रमुख क्षेत्र हैं, इसने अधिकांश व्यक्तियों के जीवन में भी अपनी पैठ बनाई है। आभासी वास्तविकता, वर्चुअल रियलिटी, लगभग हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन का हिस्सा हो गई है। इसके फायदे हैं, लेकिन खतरे भी हैं। सोशल नेटवर्किंग ने खर्च किए बिना व्यक्तिगत और पेशेवर कारणों से दूर दराज के देशों में अंतर व्यक्तिगत कनेक्शन बनाने में मदद की है। साथ ही इसने नेट पर असामाजिक और आक्रामक व्यवहार को भी जन्म दिया है। उदाहरण के लिए, व्यक्तित्वों, संगठनों और धर्मों के बारे में नफरत में लिखना, मुफर्द तस्वीरें पोस्ट करके लोगों को बदनाम करना और परेशान करना, या उनके खातों को हैक करके और विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों जैसे बैंक खातों को हैक करके और यहाँ तक कि चैट रूम के माध्यम से बच्चों से छेड़छाड़ करना। इसके अलावा, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है,
प्रत्येक व्यक्तिगत पारंपरिक माध्यम में इसे संचालित करने के लिए कंप्यूटर से संबंधित तकनीक होती है। जैसा कि सभी टीवी और रेडियो डिजिटल मोड में आ गए हैं, डेस्कटॉप प्रिंटिंग के रूप में कंप्यूटर की सहायता से मुद्रण सस्ता हो गया है। समाचार पत्र और पत्रिकाएं डिजाइनिंग और संपादन के लिए कंप्यूटर का उपयोग करती हैं। माउस के क्लिक पर ई-किताबें और ई-संगीत उपलब्ध हैं, और फिल्में और वीडियो भी इस तकनीक का उपयोग करते हैं। अब तक हम समझ चुके हैं कि जनसंचार का क्या अर्थ है, मास मीडिया कैसे विकसित हुआ और पारंपरिक और नए मीडिया दोनों के विभिन्न मीडिया रूपों की विशेषताएं क्या हैं। अब हम मास मीडिया के पारंपरिक और समकालीन विचारों का विश्लेषण करते हैं। 1.5 जनसंचार, पारंपरिक दृश्य, द कन्वेंशनल व्यू। पारंपरिक और समकालीन दृष्टिकोण के अध्ययन को सरल बनाने के लिए आइए हम इसकी विशेषताओं और अर्थशास्त्र के माध्यम से संचार का विश्लेषण करने का प्रयास करें। पारंपरिक संचार विशेषताएं, कन्वेंशनल कम्युनिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। जनसंचार के पारंपरिक दृष्टिकोण ने मीडिया को शक्तिशाली माना है। संचार एक ही स्रोत से रुचियों, हितों और वरीयताओं के बावजूद अनाम और भिन्न दर्शकों के लिए किया गया था। दर्शकों को निष्क्रिय माना जाता था, जो मीडिया द्वारा उन्हें परोसी गई किसी भी चीज को स्वीकार करेंगे। अपने मीडिया साम्राज्यों के माध्यम से मीडिया के कुछ नियंत्रकों ने फैसला किया कि सार्वजनिक डोमेन में क्या जाना चाहिए और क्या नहीं जाना चाहिए, या सार्वजनिक एजेंडा क्या होना चाहिए। वे दर्शकों के स्वाद और राय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इसलिए उन्होंने न केवल मीडिया में द्वारपाल के रूप में काम किया, बल्कि मीडिया के एजेंडे को स्थापित करने में भी मदद की। इन कार्यों को क्रमशः मीडिया के गेटकीपिंग और एजेंडा सेटिंग फंक्शन कहा जाता है। जबकि संदेश अविभाजित थे, यानी सभी दर्शकों के लिए समान। इसका उद्देश्य सभी के बीच किसी तरह की आम सहमति बनाना था। इस तरह के संचार के लिए प्रतिक्रिया नगण्य थी और इसे बहुत महत्व नहीं दिया गया था। पारंपरिक मीडिया अर्थशास्त्र। इन विशेषताओं के साथ मीडिया के अर्थशास्त्र ने भी एक अलग लाइन खड़ी की है। आप सभी जानते हैं कि मीडिया को विज्ञापन से अपना राजस्व मिलता है। समाचार पत्रों का बड़ा प्रसार और अधिक से अधिक टेलीविजन चैनलों के लिए रेटिंग अंक (टीआरपी) अधिक लाभदायक व्यवसाय होगा। इस तरह की पारंपरिक प्रणाली में मीडिया को उतनी ही दर्शकों की आवश्यकता होती है जितनी वे संभवतः विज्ञापन के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करने के लिए प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों को व्यवस्थित रूप से लक्षित नहीं किया गया था क्योंकि इसे बाजार की जरूरतों के अनुसार विभेदित नहीं किया गया था। 1.6 जनसंचार, समकालीन दृश्य, द कंटेम्परेरी व्यू। समकालीन संचार। कन्वर्जेंस जनसंचार के समकालीन दृष्टिकोण को परिभाषित करने में अभूतपूर्व रहा है, जैसा कि हम आज जानते हैं। कन्वर्जेंस प्रौद्योगिकियों को विलय करने और एक से अधिक अलग अलग प्रकार के आउटपुट का उत्पादन करने की घटना है, जो इसके उपयोग को सरल बनाते हैं। आगे के तकनीकी नवाचारों के साथ कन्वर्जेंस ने मीडिया बाजार को उपभोक्ता का उन्मुख बना दिया। 24 घंटे के समाचार चैनलों और कई मनोरंजन चैनलों, अधिक पत्रिकाओं और समाचार पत्रों, रेडियो पर अधिक एफएम चैनलों की शुरुआत के साथ उपभोक्ता को सामग्री चुनने की एक बड़ी विविधता थी। दर्शकों के सभी वर्गों के लिए कुछ था, चाहे वह महिलाएं, बच्चे या वयस्क रहे। इसने मीडिया उपभोक्ताओं को अपनी राय बनाने की स्वतंत्रता दी और विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बीच की तरह अंतर मीडिया प्रतियोगिता के साथ साथ समान मीडिया समूहों, विभिन्न समाचार पत्रों के बीच की तरह इंट्रा मीडिया प्रतियोगिता के मालिक के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा की। इस बीच नियंत्रण उपभोक्ता के हाथों में स्थानांतरित हो गया, जो बस चैनलों को बदलकर या अपने घर में आने वाले समाचार पत्र को बदलने का विकल्प चुनकर नियंत्रण चलाया। इसके अलावा, जबकि प्रौद्योगिकी उत्पाद का उपयोग करना आसान हो गया, उपभोक्ताओं ने खुद को सामग्री निर्माता के रूप में पाया। उदाहरण के लिए, वे अब अपनी वेबसाइट या ब्लॉग बना सकते हैं,
अपनी खुद की फिल्में बना सकते हैं और उन्हें हर किसी को देखने के लिए अपलोड कर सकते हैं। नागरिक पत्रकारिता इस बिंदु में एक और आयाम है। चूंकि वे निर्माताओं के साथ साथ मीडिया संचार के उपभोक्ता भी थे, इसलिए उन्हें प्रोज्यूमर के रूप में बुलाया जाने लगा। मीडिया अर्थशास्त्र, मीडिया मार्केटिंग नवाचारों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया था, जिसमें मीडिया ने अपने उत्पाद का चयन करने के लिए विभिन्न तरीकों से दर्शकों को लुभाया था। मीडिया संगठनों के बीच मूल्य युद्ध शुरू हुआ और हर मीडिया ने अपने परिसंचरण टीआरपी पर निर्माण करने के लक्ष्य के दौरान अपनी कीमतों को जितना हो सके उतना कम करने की कोशिश की। हर माध्यम ने किसी भी अन्य उपयोग करने योग्य वस्तु की तरह खुद को विपणन करना शुरू कर दिया, जैसे कि साबुन या शैम्पू। मीडिया खुद को बेचने के लिए मीडिया के अलावा अन्य उत्पादों या सेवाओं के साथ भी सहयोग करता है। अधिकांश संगठन अधिक मीडिया प्लेटफार्मों के मालिक बनना चाहते थे। उदाहरण के लिए, एक समाचार पत्र के पास एक रेडियो चैनल, एक टीवी चैनल, एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी और एक समाचार एजेंसी भी थी। इससे न केवल उन बाजारों में एकाधिकार बनाने में लाभ हुआ जिनमें वे संचालित थे, बल्कि उनके सभी मीडिया प्लेटफार्मों के लिए एक आत्मनिर्भर समर्थन प्रणाली बनाने में भी मदद की। वे बेहतर प्रस्तावों और पैकेजों के साथ अपने विज्ञापनदाताओं के साथ बातचीत करने के लिए बेहतर स्थिति में थे। मीडिया कंपनियां आज दर्शकों की मांगों के अनुसार काम करने, दर्शकों की भागीदारी और प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार हैं, जबकि लाभ अधिकतम रखने का लक्ष्य भी रखती हैं। 7. मीडिया और वास्तविकता का सामाजिक निर्माण। मीडिया पहले जनता की राय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, जिस तरह से वे चाहते थे और समकालीन समय में भी इसे प्रभावित करना चाहते हैं। मीडिया को अब भी कम शक्तिशाली के रूप में नहीं गिना जा सकता है। कुछ परिवर्तन हैं जो मीडिया एक सूक्ष्म तरीके से लाता है, जो दर्शकों को जानबूझकर महसूस नहीं होता है, जब तक कि समाज जहां ये मीडिया संचालित होते हैं, मीडिया साक्षरता पैमाने पर उच्च नहीं होता है। दुर्भाग्य से भारत के लिए ऐसा नहीं है। इसके कई कारण हैं, जैसे अलग अलग जनसांख्यिकी, संस्कृतियों, धर्मों, खरीदने की क्षमता, पहुंच का स्तर आदि। लेकिन उससे पहले आइए हम कोशिश करें और समझें कि वास्तविकता के सामाजिक निर्माण का क्या अर्थ है और मीडिया इसे कैसे बनाता है। वास्तविकता का सामाजिक निर्माण वास्तविकता का चित्रण है जो दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि मीडिया इसे देखता है। यह मीडिया द्वारा प्रस्तुत एक प्रकार की विकृत वास्तविकता है, जिसे बढ़ावा देने के लिए एक निश्चित एजेंडा के साथ प्रस्तुत किया गया है, चाहे वह सनसनीखेज के माध्यम से लाभ कमाने के संदर्भ में हो, समाज के किसी दिए गए वर्ग का कुछ चित्रण हो या कुछ पूर्व परिभाषित नैतिक और सांस्कृतिक सामाजिक मूल्यों और मानदंडों द्वारा आधुनिक महिलाओं को स्टीरियोटाइप करना हो। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए कुछ उदाहरणों पर विचार करें। भारतीय टेलीविजन चैनलों पर कई विज्ञापन फेयरनेस क्रीम और पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए उनकी औसत दर्जे की प्रभावशीलता के बारे में बात करते हैं, ताकि उन्हें आकर्षक दिखने में मदद मिल सके। अनजाने में, फेयरनेस भारत में सुंदरता के मापदंडों में से एक बन गई है। मीडिया ने इसे बढ़ावा दिया है और लोगों ने सूक्ष्म प्रभाव के कारण, जो संदेश सुदृढ़ीकरण वर्षों से बनाता है, इसे अब पीढ़ियों के लिए स्वीकार किया है। आइए हम कुछ और उदाहरणों को देखें। एक आधुनिक भारतीय महिला को मीडिया में एक सुपरवुमन के रूप में चित्रित किया गया है, जो परिवार और पेशे की जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक और त्रुटिहीन रूप से संभालती है। वह अच्छी तरह से खाना बनाती है, अच्छी तरह से कपड़े पहनती है और बोर्ड की बैठकों में जाती है। वह नैतिक रूप से ईमानदार है और वह एक प्यार करने वाली माँ और कर्तव्यपरायण गृहिणी है और कभी भी किसी भी भूमिका में नहीं लड़खड़ाती है। इस तरह का चित्रण व्यावहारिक रूप से कभी संभव नहीं है, लेकिन भारतीय मीडिया उन्हें पारंपरिकता और आधुनिकता के मिश्रण के रूप में चित्रित करता है और इस तरह से एक आधुनिक भारतीय महिला को बड़े
पैमाने पर जनता द्वारा माना जाता है। यह कथित वास्तविकता जिसके माध्यम से मीडिया समाज को रोल मॉडल देता है या विभिन्न वास्तविकताओं की छवियां बनाता है, वास्तविकता का सामाजिक निर्माण है। हम इसे सामाजिक निर्माण कहते हैं क्योंकि हम एक संस्कृति के रूप में इसे सच मानते हैं। यही कारण है कि मीडिया सिद्धांतकारों का मानना है कि वास्तविकता वह नहीं है जो वास्तविक है, वास्तविकता वह है जिसे माना जाता है। संचार संकेतों और प्रतीकों के होते हैं। संचार वैज्ञानिकों का मानना है कि जबकि उद्देश्य अर्थ प्रतीकों से जुड़े होते हैं, उदाहरण के लिए ट्रैफिक सिग्नल पर एक लाल रोशनी का मतलब हर किसी के लिए समान होता है, संकेत समझने के लिए अधिक जटिल होते हैं क्योंकि वे अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग मतलब हो सकते हैं। उनके व्यक्तिपरक अर्थ हैं। 1. 8. सारांश। मीडिया ने कभी भी परोपकार के लिए काम करने का वादा नहीं किया, हालांकि उन्हें सामाजिक रूप से जिम्मेदार होने के लिए बनाया गया था। दर्शकों को उस तरह की सामग्री के बारे में पता होना चाहिए जो यह पेश कर रहा है और सामूहिक रूप से इसको स्वीकार अस्वीकार करना चाहिए। प्रारंभ में देश के राजनेता मीडिया को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर मजबूत देखना चाहते थे क्योंकि जिन उद्देश्यों के लिए उनकी योजना बनाई गई थी, वे अलग-अलग थे। लेकिन एक बार जब यह इकाई शक्तिशाली हो गई, तो इसने अपनी जरूरतों के अनुरूप अपना ध्यान केंद्रित किया। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी पूरी तरह से जिम्मेदारी नहीं निभा सकता है। केवल मीडिया के कदाचार की निंदा करने वाले और भारतीय समाज में सिंथेटिक मूल्य प्रणाली शुरू करने वाले दर्शक ही समाचार, मनोरंजन और रोल मॉडल के नाम पर दर्शकों को परोसे जा रहे कार्यों में बदलाव ला सकते हैं। परिवर्तन हमेशा लंबा समय लेता है और कभी भी आसान नहीं होता है। भविष्य आशा रखता है। अब देखना यह है कि लोगों के साथ हमारा मीडिया इस चुनौती का सामना कर पाएगा या नहीं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।